Viewers, we are starting with question 18. Before this, up to 17, we have solved. Remember, this is paper summer 2024, paper 1 to O level. So, this question, let's read this. The reaction between calcium oxide and carbon dioxide is reversible, and the forward reaction is exothermic. Now these are information given. Equation shows or pair double arrow, single headed arrows shows that this is reversible. और ये है कि एक्सोथर्मिक. अगर आप यहाँ पे सम टाइम ये होगा कि कोई भी डेल्टा एच की वैल्यू होगी गिवन है तो वो नेगेटिव शो होगा. कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है, लेट्स से वो एक्स होगा तो किलो जूल पर मोल. अब ये अगर मेंशन है तो फिर यहाँ पर एक्सोथर्मिक की ज़रूरत नहीं है. फॉरवर्ड साइड हमेशा मेंशन होगा, जो भी एंडो एक्सो होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए होगा, रिवर्स उसका अपोजिट होगा. ये आप पढ़ चुके हैं. अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्लेस्ड इन अ हीटेड फ्लास्क एंड द रिएक्शन reaches equilibrium. Which statement about this equilibrium is correct? Less calcium carbonate is produced if the pressure in the flask increases. अब देखें, the only gas in this reaction is CO2. देखें, बाकी दोनों साइड भी कोई गैस नहीं है, लेकिन अगर हम इसका प्रेशर इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली मोल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे नहीं है. तो राइट साइड पे ज़ीरो है लेकिन वो कम है, लेस है. तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द साइड हैविंग लेस मोल्स ऑफ गैस. तो राइट साइड को शिफ्ट करेगा. अब राइट साइड का शिफ्ट करने का मकसद क्या है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट का राइट साइड का मतलब है कि मोर CaCO3 विल बी फॉर्म्ड. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लेस कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, तो दिस इज रॉन्ग. अभी ऑप्शन रॉन्ग है. मोर कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. अच्छा, अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड मीन्स व्हेन द रिएक्शन गोज टू द राइट साइड एंड राइट साइड इज एक्सोथर्मिक. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, increase in temperature favors the endothermic side, shifting the equilibrium to endothermic side, and endothermic side is the reverse from right to left. देखिए ना, ये जब आप इसको इस साइड पे ले आएंगे राइट टू लेफ्ट, तो फिर टेम्परेचर राइज करने से रिएक्शन रिवर्स होगा. टेम्परेचर ये राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है, व्हेन वी रिवर्स द रिएक्शन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है. द फ्लास्क मस्ट बी सील्ड इफ इक्विलिब्रियम इज टू बी रीच्ड. अच्छा, जहाँ गैसेस होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन को, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दिस शुड बी इन क्लोज कंटेनर, सील्ड कंटेनर में होगा. ये ऑप्शन होगा सी. फिर डी में देखें कि व्हाई नॉट डी? व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच द रिएक्शन स्टॉप्स. एक्चुअली रिएक्शन नेवर स्टॉप्स. कंटिन्यूसली रिएक्शन गोज ऑन बोथ साइड्स, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. तो A, B, D are wrong and C is the correct answer. ठीक है, you got the answer. अब क्वेश्चन 19 पे जाएं. In the Haber process, hydrogen and nitrogen react to form ammonia in the presence of a catalyst. अब कैटलिस्ट ये आपको
इंफॉर्मेशन होना चाहिए. You need to keep in mind, remember, when you study that topic, अमोनिया वाला टॉपिक आप पढ़ते हैं, ये रिवर्सिबल के साथ ही पढ़ाते हैं. अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड ये एक ही टॉपिक में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, रिवर्सिबल के साथ. तो वहाँ पे आपने देखना होगा कि आयरन इसका कैटलिस्ट है. अगर कंडीशंस में आपको बताऊँ, वैसी ज़रूरत नहीं है कंडीशंस की कोई यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेकिन सिर्फ कैटलिस्ट की है जो कि आयरन है. यहाँ पर गिवन नहीं है, टेबल में गिवन है, आप देखेंगे ऑप्शंस में गिवन है. तो जहाँ आयरन है वो आपके ऑप्शन है बी और डी, लेकिन बी और डी में कौन सा है. अब देखिए यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है, यानी एनी ऑफ दीज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो ये नाइट्रोजन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, लिक्विड एयर हम करते हैं, वी ऑब्टेन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन ट्वाइस यहाँ पे गिवन है सी और डी में, और सी के साथ उधर निकल कैटलिस्ट है, तो रॉन्ग. नाइट्रोजन ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, करेक्ट. और आयरन इज़ द कैटलिस्ट, करेक्ट. सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर है. यहाँ पर टॉपिक से आपको कौन कौन सी चीज़ें, हेबर प्रोसेस से कौन कौन सी चीज़ें याद होनी चाहिए. एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन 400 ऑप्टिमम टेम्परेचर, और प्रेशर बहुत हाई प्रेशर होगा 250 to 300 राउंड अबाउट, और कैटलिस्ट आयरन है. तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ ये है कि योर टॉपिक शुड बी रिफ्रेश्ड. क्वेश्चन नंबर 20. क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम ब्रोमाइड टू फॉर्म एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन. देखिए ये है सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड एंड ब्रोमीन. जब आप इसका इक्वेशन लिखेंगे तो तब आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ है. विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट. ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज दे, ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स. किस तरह, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर. ये सोडियम ब्रोमाइड है और क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करते हैं. तो इक्वेशन Cl2 प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ये एक्वस है. क्लोरीन कैन बी एक्वस और इट कैन बी गैसियस एज वेल. तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस, और ब्रोमीन भी वाटर में सॉल्युबल है, Br2, ये भी एक्वस होगा. इसको बैलेंस करते हैं, ये अच्छा. इसका आयोनिक इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन से आपको समझ आ जाएगा. अब आप देखें यहाँ पे क्लोरीन आयन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे क्लोरीन Cl2. सोडियम दोनों जगह पे आयनिक फॉर्म में है. अच्छा, इसको करेक्ट करें. सोडियम आयोनिक फॉर्म में है दोनों साइड पे, तो सोडियम को आप एक्सक्लूड करें.
ये स्पेक्टेटर आयन है, 2 ब्रोमाइड आयंस। अब यहाँ पे तो 2 क्लोराइड आयंस और ब्रोमीन, टू डाउन का एरेस। अच्छा, अब इसमें क्या है, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव ब्रोमाइड आयंस, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव क्लोराइड आयंस। सो ब्रोमाइड आयंस हैव लॉस्ट इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड आयंस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन क्या है, ब्रोमाइड आयंस आर ऑक्सीडाइज बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। क्लोरीन एटम्स आर ऑक्सीडाइज बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग। सोडियम आयंस, नो रोल, रॉन्ग। दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस इट डज, तो ये भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन आपका ए है। इक्वेशन आयोनिक और फुल इक्वेशन आप लिखें, देखें कि इसमें मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 21, 1 mole of compound X gives 2 moles of ions in aqueous solution. X reacts with ammonium chloride to give an acidic gas. ठीक है, अच्छा, अब ये कंपाउंड X, compound X gives 2 moles of ions in aqueous solutions. ठीक है, X reacts with ammonium chloride to give an acidic solution. अब अमोनियम कार्बोनेट acidic solution. What is compound X? Calcium hydroxide, ethanoic acid और नाइट्रिक एसिड। तो ये ऑप्शन कौन सा हो सकता है? देखिए, आप पहले लिखेंगे अमोनियम कार्बोनेट, इक्वेशन लिखे, अमोनियम NH4 2CO3 और प्लस, अब कोई एसिड इसके साथ रिएक्शन करके तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। सो एथेनोइक एसिड भी रिएक्शन कर सकता है, नाइट्रिक एसिड भी रिएक्शन कर सकता है। हमें देखना ये होगा कि इसमें से कौन सा है। ठीक है, दोनों एसिड इसके साथ रिएक्शन करके, ठीक है, दोनों एसिड, एथेनोइक एसिड भी और वो भी, चलिए दिवाली करो। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि ये एथेनोइक एसिड है या नाइट्रिक एसिड, दोनों हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है आपको कि X gives 2 moles of ions, 2 moles of ions in aqueous solution। तो हम दोनों एसिड्स को देखेंगे, ये एथेनोइक एसिड की आयोनाइजेशन और नाइट्रिक एसिड की आयोनाइजेशन। एथेनोइक एसिड कैन आयोनाइज
दिस वे। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आ जाए, वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये देखिए बेटा, ये इक्विलिब्रियम है। व्हेन इट स्प्लिट्स into two ions, but it doesn't mean कि what is on the left side should be numerically equal to what is on the right side. ये नहीं होगा, क्योंकि ये up to 0.4% आयोनाइजेबल है। तो ये नहीं है कि यहाँ पर 2 आयन्स है। यस, इसको हम कह तो सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस उनका ये है इक्वेशन को देखे कि 2 मोल्स ऑफ आयन है, एथेनोवेट आयन और हाइड्रोजन आयन। लेकिन ये वीक एसिड है, और वीक एसिड की क्या डेफिनेशन है? विच इज़ ओनली पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, द आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी मच लेस, 0.4% ओनली। तो ये नहीं है कि 1 मोल हमें 2 मोल देगा, नहीं, वो तो फ्रैक्शन का देगा। तो यू हैव टू चूज़ बिटवीन द 2 एसिड्स। और नाइट्रिक एसिड्स की आयोनाइजेशन देख लें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। आप एक्वस इस तरह भी लिख सकते हैं या वाटर लगा के, ठीक है। नाइट्रेट आयंस, या इसको H2 लेके या AQ लेके साथ, ठीक है, या इसको सिर्फ एक्वस शो करके आगे ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है इन द सेम सोल्यूशन। सो 1 मोल गिविंग यू 2 मोल्स, बिकॉज व्हाट द नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इज़, दैट इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। तो ऑप्शन सी। और अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। आप फुल इक्वेशन वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट वीक एसिड्स इज़ करेक्ट? देखिए, पहले आपने पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। तो अब आप वीक एसिड्स के बारे में जो उन्होंने पूछा है, ऑप्शंस आप देखेंगे। ए, सम मॉलिक्यूल्स आर नॉट डिसोसिएटेड, ठीक है। वीक एसिड की क्या डिफिनेशन है? पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होगा और होना चाहिए। वीक एसिड्स, नंबर बी, वीक एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स। नहीं, रिएक्ट तो करते हैं वो, वीक एसिड्स भी करते हैं। वीक एसिड्स ऑलवेज फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशंस देन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स कोई भी हो, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, वो डिज़ोल्व होते हैं और सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड करता है अमाउंट पे, और इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो डिपेंड करता है कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। वीक एसिड्स ऑलवेज हैव लोअर pH वैल्यूज़ देन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। pH की क्या डेफिनेशन है? आप डी देखो, विच स्टेटमेंट अबाउट वीक एसिड इज करेक्ट? वीक एसिड, तो ये तीनों ऑप्शंस बाकी रॉन्ग है, ठीक है। pH जितना लोअर होगा उतना ही एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव लोअर pH, देखिए 1 2 0 1 2 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। 2 से आगे वीक एसिड्स होते हैं, और फिर बिफोर 7 ये वो सारा आपने वो pH स्केल देखा होगा, वो रिकॉल करें, उस चैप्टर पे जाएं, पढ़ें,
अच्छा, विच कंपाउंड इज़ द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए सॉल्युबिलिटी टेबल, आप उस पे जाएं, सॉल्ट्स के चैप्टर में 3-4 पॉइंट्स हैं, इंफॉर्मेशंस हैं, टेबल है, वो रिकॉल करें। कैल्शियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाशियम सल्फेट, लीस्ट सॉल्युबल। यानी देखें क्लोराइड्स में आप अगर टेबल पे जाएं, देखें मोस्ट क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड और लेड 2 क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड है, सॉल्युबल है। लेड नाइट्रेट, तो ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मोस्ट कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट लीस्ट सॉल्युबल मीन्स इनसॉल्युबल, ठीक है, दिस इज़ द ऑप्शन। पोटाशियम सल्फेट भी सॉल्युबल है, क्योंकि आप टेबल पे जाएं, देखें मोस्ट सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और लेड 2 सल्फेट, जो कि इन्फॉर्मेशन आपके पास है। इसका आंसर है सी। विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ करेक्ट। अब रिमेंबर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लिखते हैं फार्मूले के साथ। आपने अगर सॉल्ट्स का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। द रेशो ऑफ कोबाल्ट 2 क्लोराइड COCl2, ये कोबाल्ट है, 7H2O एंड हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज़ 6:1। अब 6:1 का क्या मतलब है कि ये जिस तरह इनको सीक्वेंस में गिवन है, कोबाल्ट 2 क्लोराइड और फिर वाटर, तो ये जो सीक्वेंस है रेशो का, इट मीन्स 6 स्टैंड फॉर COCl2 एंड 1 फॉर H2O। तो इट्स रॉन्ग, ये 6 टाइम्स नहीं है। द रेशियो ऑफ कॉपर 2 सल्फेट एंड वाटर इन हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट इज़ 1:5। अब ये तो यहाँ पे कोई आपको हिंट्स नहीं मिलेगा, ये मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ों का पता है, ख़ास करके ये वाले 2 सॉल्ट्स के। कोबाल्ट जो है ना वो हेक्सा हाइड्रेटेड है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, और कॉपर 2 सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड है। इसको हम इस तरह लिखते हैं COCl2 डॉट 6H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, पेंटाहाइड्रेटेड और हेक्साहाइड्रेटेड। तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, क्योंकि ये 1 और ये 5, ये रेशो है। सी को देखें तो ऑप्शन बी, सी को देखें, व्हेन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज हीटेड द वाटर दैट इवोपरेट्स इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नहीं, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉलिड में होता है। अगर आप सॉलिड कोई सॉल्ट हीट करें और उससे फ्यूम्स निकले एंड दे गेट कंडेंस्ड ऑन द इनर नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। दैट इज़ रिलीज्ड एंड लॉस्ट एंड एवोपरेटेड। सोल्यूशन में तो वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। When white copper 2 sulfate is heated, the blue crystals are formed. नहीं, ये तो गलत है। हम ब्लू क्रिस्टल्स को अगर कॉपर 2 सल्फेट को हीट करें तो इट टर्न्स वाइट और उससे फ्यूम्स या वाटर निकल जाता है, ये गलत है। वाइट कॉपर 2 सल्फेट को अगर हम हीट करें इट टर्न्स ब्लैक, क्योंकि उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। तो ये ऑप्शन A, C, D आर रॉन्ग।
और बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल, अ सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ बीन शोन. ये आप अपनी पीरियोडिक टेबल को भी देखेंगे कि पहले दो कॉलम्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं. फिर इस ग्रुप को देखें, ये जो डिप्रेशन है इसको छोड़ के आगे जाएं तो जो कॉलम आते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8. अच्छा, ये क्या आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं? द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट इज़ अ मेटल दैट हैज़ एग्जैक्टली 3 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. 3 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. देखें, ये आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पीरियड है जिसमें लिथियम से नियॉन तक है, ये सेकेंड पीरियड है, पीरियड 2. और ये यहाँ पे जो ऊपर एक बॉक्स है और एक्सट्रीम राइट पे ये वाला है, ये पीरियड 1 है. अच्छा, पीरियड 1, P1, P2, P3, ठीक है. इसको देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, are equal to the period number in which elements are placed, और number of outer electrons यानी outer shell electrons equal to the group number. ये पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है. ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है. तो which element is a metal that is exactly 3 outer shell electrons. अच्छा, अब देखें ग्रुप 3 के पास आप जाएं. ग्रुप 3 में ग्रुप 1, 2, 3. अब ग्रुप 3 मीन्स 3 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स. ये जो कोई एलिमेंट है बी, ये ग्रुप 3 में है तो इसमें 3 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि ग्रुप 3 में है. तो शेल नंबर्स ऑफ शेल्स आर रिलेटेड टू पीरियड एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटेड टू ग्रुप नंबर. तो ये बी ऑप्शन है, ठीक है. ये भी पीरियोडिक टेबल से शायद होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. द टेबल कंपेयर्स 2 प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड पोटासियम. विच रो इज़ करेक्ट? लिथियम और पोटासियम आप इसको पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो दोनों एक ही ग्रुप में हैं. ग्रुप 1 में लिथियम टॉप पे है और फिर 2 डाउन पोटासियम आता है. अच्छा, डेंसिटी एक कॉलम में, पहले कॉलम में, और ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. ये पूरा इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं कि टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन दैट रिलेटेड टू केमिकल रिएक्टिविटी. क्या मतलब कि जितना जल्दी और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा. ग्रेटर डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? मैथमेटिकली डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. आप इसकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं डेटा में कहीं पर आप. और वैसे भी जब आप डाउन आते हैं तो एटम्स बिकम हेवियर बिकॉज देयर प्रोटॉन नंबर, बिकॉज ऑफ देयर मासेस. तो मास रेशो, हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ता है लेकिन मासेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसकी डेंसिटी
पोटासियम की ज़्यादा है, ठीक है। और टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन या टू फॉर्म पॉजिटिव आयन वो भी पोटासियम की है, तो ये डी है दोनों, ठीक है, डी है। और ए बी सी रॉन्ग। इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।